नमस्कार। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे राष्ट्रपतियों की। तो भारत के जो राष्ट्रपति हुए हैं, आपको पता है भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक राष्ट्रपति के बारे में आप जानते ही हैं जिनके जन्मदिन पर हम शिक्षक दिन मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के 9वें राष्ट्रपति, उनके बारे में तो एक लेसन भी है, वो लेखक के रूप में हमारे यहाँ आए हुए हैं, डॉक्टर सुंदर दयाल शर्मा। तो यहाँ हम आज बात करने जा रहे हैं वे भारत के 11वें राष्ट्रपति। आपको पता है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राइट। तो भारत की पहली स्त्री महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसी प्रकार भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। तो आज हम अभूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व तो है ही लेकिन मैं उसे अभूतपूर्व कहता हूं, ऐसे हमारे राष्ट्रपति, उनका जन्म आप जानते हैं रामेश्वरम में, ये जो है पाम्पन द्वीप, वहां हुआ। तो ये राष्ट्रपति जो है हमारे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मिसाइल मैन कहते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाया है उन्होंने, खास करके अंतरिक्ष और मिसाइल के क्षेत्र में। तो ऐसे हमारे राष्ट्रपति जो खास करके अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, मिसाइल मैन है, और बहुत सारे अवार्ड भी उनको प्राप्त हुए थे। तो ऐसे राष्ट्रपति के बारे में एक लेसन हमें पढ़ना। तो ये जो लेसन है उसमें सबसे पहले तो ये बात देखनी चाहिए कि ये लेसन जो है, सवाल बालमन के और जवाब डॉक्टर कलाम, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो यहाँ सवाल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं सवाल, और जो जवाब दे रहे हैं वे हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे 11वें राष्ट्रपति। तो वे अलग अलग स्थानों पर देश में जाते थे। उन्हें विद्यार्थी, खास करके छात्रों को मिलना बहुत ही पसंद था। अलग अलग स्थान पर प्राथमिक, माध्यमिक या कॉलेज के विद्यार्थियों से वे मुलाकात करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके विचार जानते थे, उनके साथ प्रश्नोत्तरी करते थे। उनके मन में जो प्रश्न चलते रहते थे उनके वे जवाब भी देते थे। तो ऐसे अलग अलग स्थानों में भारत देश में वे राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। तब अलग अलग जगह पर गए, अलग अलग स्कूलों में, तो वहाँ उनकी मुलाकात विद्यार्थियों से हुई है, और विद्यार्थी हैं वे उनके साथ प्रश्न करते हैं, प्रश्नोत्तरी होती है। तो यहाँ अलग अलग विद्यार्थी है, अलग अलग स्थान के हैं, अलग अलग स्कूल के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी, अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी हैं। तो उनसे ये बातचीत होती रहती है। तो हमें ये देखना है कि ये जो है साक्षात्कार है, इसका साहित्य स्वरूप मैंने बताया है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू है। डॉक्टर कलाम का इंटरव्यू हो रहा है और बच्चे इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये इंटरव्यू की बात है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डॉक्टर कलाम वे कोई स्कूल में जाते हैं, यहाँ स्कूल का नाम लिखा है सेंट मेड स्कूल चेन्नई, तमिलनाडु में है। और वहाँ का आर अरविंद, कक्षा 3, तीसरी कक्षा का लड़का जो है वह प्रश्न करता है, शायद 8 साल का रहा होगा वह, और तमिलनाडु से है। तो ये प्रश्न करता है डॉक्टर कलाम से कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? अपने बचपन की यादगार घटना तो बहुत सारी घटनाएं हैं। विंग्स ऑफ फायर में उन्होंने अपनी आत्मकथा में तो लिखा ही है, उनकी एक आत्मकथा रही है विंग्स ऑफ फायर, अगन पंख। ये गुजराती अनुवाद है, अगन पंख। ये मिले ना तो ये पढ़नी चाहिए गुजराती में।
इंग्लिश में लिखी है उन्होंने, विंग्स ऑफ फायर। तो ये जो है उसका अनुवाद है, आपको गुजराती में भी ये उपलब्ध है। तो उसमें अपने जीवन की सारी बातें लिखी है। तो ये कहते हैं, अपने अनुभव के बारे में बता रहे हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो मेरे जो शिक्षक है उसका नाम है शिव सुब्रमण्यम अय्यर, तमिलनाडु में है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वे उन्हें पढ़ाते थे 5वीं कक्षा में। तो उनकी एक बात मुझे आज तक याद है कि एक दिन कक्षा में हमें यह बता रहे थे कि भाई कोई पक्षी है कैसे उड़ता है, ये समझा रहे थे कि कोई पक्षी जो है वह उड्डयन कैसे कर सकता है, उड़ कैसे सकता है, उड़ने से पहले क्या करता है, तो उड़ने के लिए क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए उड़ने के लिए, ये समझा रहे थे। तो उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। देखिए उन दिनों की बात है जब डॉक्टर कलाम पढ़ते थे 5वीं कक्षा में, तब प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे थे, क्लासरूम में नहीं। पक्षी कैसे उड़ता है तो वहाँ बाहर ले जाकर, जहाँ पक्षी होते हैं जैसे हमारे बोर तालाब, तो वहाँ ले जाकर दिखाया कि ये पक्षी कैसे उड़ता है। पहले दौड़ता है, फिर जंप लगाता है, अपनी पंख खोल देता है और हवा में तैरने लगता है। तो ये प्रैक्टिकल बताया कि देखिए ये जीवन उदाहरण है कि पक्षी कैसे उड़ता है, ऐसे ही उड़ना चाहिए। स्क्रीन पर दिखाए, बोर्ड पर दिखाए या लेक्चर, उनसे ये समझ में नहीं आएगा। ये तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलना चाहिए। हमारी शिक्षा में ये अभाव है। हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि क्लासरूम में ही पढ़ना है, 4 दीवारों के बीच ही पढ़ना है। वहाँ आप स्क्रीन पर कोई ना कोई कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज का तो अभाव है, अनुभव तो प्राप्त नहीं होता। तो अनुभव जन्य ज्ञान ये हमेशा रहता है, चिरस्थायी रहता है, ये मिलना चाहिए। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि अनुभवजन्य ज्ञान हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जीवंत उदाहरण दिया, रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर ये शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने दिखाया कि देखो वह ऐसी यादगार घटना थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। अंडरलाइन कीजिए कि डॉक्टर कलाम को आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई। तो हमारे ये डॉक्टर कलाम जो है उनका नाम तो लंबा है, अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, वास्तव में ये उनका नाम है। लेकिन उनके यहाँ ऐसा होता है, पहले उनके पिता का, इससे पहले उनके पिता का नाम लगता है, फिर उनका नाम लगता है। शॉर्ट में कह सकते एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये एपीजे कलाम, डॉक्टर कलाम साहब ने बताया कि भाई वे आगे फिजिक्स विषय लेकर विज्ञान पढ़ने की जो प्रेरणा मिली उसे, उसका कारण था ये प्रैक्टिकल नॉलेज। रामेश्वर के समुद्र तट पर पक्षियों को दिखाया कि वे कैसे उड़ते हैं, उसका वजन कम होता है, वे दौड़ते हैं, जंप लगाते हैं, पंख खोल देते हैं और दिशा के लिए अपनी चोंच है उस दिशा में रखते तो उस दिशा में जा सकते हैं, ऊंचाई प्राप्त कर सकते, नीचे आ सकते। ये चोंच की मदद से होता है और पंख फड़फड़ाते रहना है ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। फिर पंख खोलकर स्थिर हो जाता है, हवा में तैरने लगता है। तो ये सारी बातें उन्होंने वहाँ प्रैक्टिकल दिखाई, उनसे ही विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा डॉक्टर कलाम को प्राप्त हुई है। अब देखिए दूसरा प्रश्न करता है, उसका नाम है सरयू मगर और 5वीं कक्षा में पढ़ता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है 10 साल का तो होगा ही। और वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से है। देखिए ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका लगता है, वहाँ का ये बच्चा है
और 5वीं कक्षा में पढ़ता है तो वह बहुत ही अच्छा प्रश्न करता है। प्रश्न तो बहुत ही अच्छा किया है उसने, भले ही वो पिछड़े इलाके से हो, नागपुर से हो, नागपुर की ये वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला से हो, फिर भी उसने जो प्रश्न किया महत्वपूर्ण है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बचपन में हमें कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कौन सी भाषा के माध्यम से पढ़ना चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए किस भाषा को। तो डॉक्टर कलाम ने बहुत ही अच्छा जवाब भी दिया है। आप सब तो जानते हैं, आप सब मातृभाषा के माध्यम में पढ़ते हैं। अब मातृभाषा के माध्यम में पढ़ने से फायदा तो बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे जो भी बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए हैं हमारे देश में, वे सब मातृभाषा के माध्यम में पढ़े, मातृभाषा से पढ़े, वो माध्यम रहा था। चाहे ये डॉक्टर कलाम हो तो वे भी अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पढ़े थे। ये हाई स्कूल तक की शिक्षा जो थी वह मातृभाषा में ही की है। आगे कॉलेज में इंग्लिश मीडियम में पढ़े, कॉलेज में तो ऐसा ही होता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया है वह महत्वपूर्ण है कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है, माध्यमिक तक पढ़े। अब कॉलेज में जाना था, कॉलेज और उससे आगे की जो शिक्षा है वे अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई थी। वे अंग्रेजी माध्यम की संस्थाएं थी कॉलेज, तो वहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़े आगे। तो मेरा मानना ये है, डॉक्टर कलाम का मानना क्या है, अंडरलाइन कीजिए, मेरा मानना यह है कि भाई हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। ये विकल्प मिलता है, कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। हम सब अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, चाहे हम अमेरिका में रहें, इंग्लैंड में रहें, दुबई में रहें, तमिलनाडु में रहे या केरला में रहे, कश्मीर जाए, तब भी हम अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। हमें विचार जो अंदर आते हैं वह मातृभाषा में आते हैं, विदेशी भाषा में नहीं आते। चाहे हम इंग्लैंड में या अमेरिका में रहते हो, फिर भी वहाँ हमें विचार तो नहीं आते इंग्लिश में, क्योंकि हमारी मातृभाषा गुजराती है, तो गुजराती में ही विचार आएंगे। अमेरिका या इंग्लैंड जाकर ये बदल नहीं जाता है, ये चिप अंदर लगी हुई है, उसे बदल नहीं सकते। मातृभाषा में हम सहजता से बातचीत कर सकते हैं। मातृभाषा के माध्यम से पढ़ने से सब कुछ आसानी से हमारी समझ में आ जाता है। दूसरी भाषाओं के माध्यम से पढ़ने से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। एग्जाम्पली, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश आप सुनते तो हैं, लेकिन मन आपका मस्तिष्क उसका ट्रांसलेशन करता रहता है कि ये क्या कहना चाहते हैं। गुजराती में कोई बोलता है तो हम सीधा समझ लेते हैं कि ये कहना चाहते हैं, ये तो मन ही मन ट्रांसलेशन करना पड़ता है। कुछ लिखना है आपको इंग्लिश में, ऐसे राइटिंग करना है तो पहले गुजराती में सोचना पड़ेगा, फिर उसके लिए दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि अब इसे इंग्लिश में क्या लिखूं, कौन सा वर्ड हो सकता है इसके लिए इंग्लिश में। तो ये तो दुविधा होती है। हम अच्छी तरह अपने विचार दूसरी भाषा में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, मातृभाषा में कर पाते हैं। मातृभाषा सहज होती है, सहजता से हम बोल लेते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई याद नहीं करना पड़ता, शब्द ढूंढने नहीं पड़ते हमें। तो यहाँ उसने कहा कि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात बड़ी सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भाई वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है।
अंग्रेजी ही जरूरी है ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कोई भी एक विदेशी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि विश्व के संपर्क के लिए चाहे आप स्पेनिश सीखें, फ्रेंच लैंग्वेज सीखें, जर्मन सीखें, कोई भी विदेशी भाषा एक विश्व के संपर्क के लिए सीखनी चाहिए। ये तो उनके लिए है जिनको विदेश में जाना होता है, वैश्विक स्तर पर जो हो रहा है उनसे अवगत रहना पड़ता है, जिनको यहाँ ही रहना है, भारत में ही रहना है और भारत में ही कार्य करना है, उनके लिए जरूरी नहीं है। हमारी जो दवाइयाँ आती है उन पर इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, दवाई का नाम, डोज, क्या क्या कंटेंट उसमें है, कौन कौन से रोग में लेनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसकी कीमत क्या है, एक्सपायरी डेट कौन सी है, ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई होती है। पर हमारे यहाँ दवाई तो अनपढ़ आदमी को भी पीनी पड़ती है, वे पढ़ नहीं पाता कि ये कौन सी दवा है, किस लिए है, इसमें कौन से कंटेंट, कितनी मात्रा में मुझे लेनी चाहिए, तो ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। तो अगला एक प्रश्न करता है, वह कहता है अर्श पटेल जिसका नाम है और कक्षा 5वीं, ये भी 10 साल का होगा और चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से है, मुंबई से हैं। लेकिन एक बात है कि ये गुजराती है, गुजराती माध्यम की शायद पाठशाला है, वही पढ़ता है मुंबई में, और वह बहुत ही अच्छा प्रश्न कर रहा है। वह पूछता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहें, मिसाइल मैन, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, भारत के राष्ट्रपति, तो आपकी तरह बनना चाहे, महान बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए, सभी में होनी चाहिए। तो ये कहते हैं डॉक्टर कलाम कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। युवा अवस्था में आ जाएंगे या 10वीं या 12वीं कक्षा में पहुंच जाएंगे तब लक्ष्य निर्धारित करना होगा और हमेशा कुछ बड़ा सोचो, निशान चूक माप नहीं, माप नीचू निशान। तो लक्ष्य तो ऊंचा रखना चाहिए, कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही यह अनुभूति आपको हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, ये अनुभूति हो जाए, तभी से उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। उसी दिशा में जाने के लिए प्रयास करो और मेहनत शुरू कर दो। कहने का अर्थ तो ये है कि भाई जी तोड़ से मेहनत करो, जो भी आपको प्राप्त करना है, जो भी आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे की और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं से होगा, कठिनाइयों से होगा, और कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसमें बाधा या विघ्न ना आए, कठिनाई ना आए। और ऐसा रास्ता जो है जहाँ कोई कठिनाई ना आए, कोई विघ्न ही ना आए, कोई बाधा ही ना आए, तो हमारे लिए वह रास्ता अच्छा नहीं है, छोड़ देना चाहिए। विघ्न तो आने चाहिए, उसका सामना करने के लिए हम सक्षम बनते हैं। ये सक्षम बनाने के लिए विघ्न आते हैं, आने चाहिए। तो यहाँ ये विघ्न, ये कठिनाइयों से सामना होगा, आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, उस विघ्न से, उस संकट से लड़ने के लिए दृढ़ साहस पैदा करना होगा और समस्याओं को पराजित करते, समस्या जो आपके सामने विघ्न है या संकट है, उससे पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। ये महारत हासिल करना यानी कौशल प्राप्त करना होगा। महारत यानी कौशल, तो ये महारत हासिल करना यानी कौशल प्राप्त करना, तो उस ये मुहावरा है। तो ये महारत हासिल करनी होगी यानी कौशल प्राप्त करना होगा उनसे लड़ने का। तो इस प्रकार तभी जीवन में आप सफल हो पाओगे। और पहले यह जरूरी है कि अभी तो आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। अभी तो आपको कुछ नहीं करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, उसमें डटे रहना है, लगे रहना।
अब अगला प्रश्न करता है चिराग जैन और कक्षा 7 यानी 12 साल का तो लड़का होगा और वह पढ़ रहा है बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, कैम्ब्रिज जो है बॉम्बे कैम्ब्रिज में पढ़ रहा है। तो उसने अपनी कक्षा के अनुसार प्रश्न किया है चिराग जैन ने कि भाई वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर कलाम ने कहा था, उन दिनों कहा था, अभी तो कलाम नहीं रहे, उन्होंने उन दिनों कहा था कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और देश के 1 अरब से भी अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने यह स्वप्न देखा था, उनकी तो मृत्यु हो गई, 2020 से पहले उनकी मृत्यु हो गई है और शिलोंग मेघालय में 2015 में उनकी मृत्यु हो गई है। ये शिलोंग मेघालय, तो वहाँ उससे अटैक आ गया था और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी 2015 में। तो ये तो स्वप्न देखा था उन्होंने कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना। दूसरी बात है, देश के 1 अरब से भी अधिक जो नागरिक हैं उनके चेहरों पर मुस्कान देखना है और यह सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती यानी ललकार है, पड़कार जिसे बोलते हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। उन दिनों की बात है, 2015 से पहले की ये बात, तब ये स्वप्न साकार करना चाहते थे 2020 तक। अगला प्रश्नकर्ता जो है वह कहता है, वह है हर्ष चांडक कक्षा 7 से और डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई से हैं और वह प्रश्न करता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। आपकी दृष्टि में साहस किसे कहते हैं, साहस की व्याख्या क्या है। तो डॉक्टर कलाम ने बहुत ही अच्छी साहस की परिभाषा की है। देखिए कि साहस किसे कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस। दूसरों को आपदा से, संकट से, आफत से बचाना ही साहस, और उसमें अपनी जान की परवाह नहीं करनी है। जैसे हमारे फायर ब्रिगेड वाले हैं, NDRF के जवान हैं, हमारे सैनिक, ये सब ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न करता है तरुण पटेल कक्षा 8 से है और स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन में, वहाँ भी स्कूल है, स्वामीनारायण मंदिर है, जलाराम मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं लंदन में। और गुजराती परिवार भी बहुत सारे, पानी पूरी भी मिलती है, गाठिया भी मिलता है, तो पूरा गुजराती माहौल भी है। तो वहाँ यहाँ से गए हुए हैं तरंग पटेल, वहाँ रहते हैं, तो वे NRI कहलाते हैं, भारतीय प्रवासी भारतीय। तो वह कहता है कि हम प्रवासी भारतीय जो है मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। हम तो यहाँ रहे, देश से दूर, काफ़ी दूर, तो यहाँ रहकर हम अपनी मातृभूमि के प्रति ये जो भावना है देश के प्रति, ये भावना कैसे विकसित करें, गर्व की भावना। तो डॉक्टर कलाम ने कहा भाई भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति है एक बृहद भारतीय परिवार का ही अंग है। मूल भारतीय है, भारतीय मूल का है, वह बृहद भारतीय परिवार का ही अंग है और उससे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व भी है, कोई भी है। चाहे ये हमारी सुनीता विलियम्स है, वह भी भारतीय मूल की है, तो उसे भी हमारी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग तो ऐसी स्थिति में है वहाँ लंदन में कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा वहाँ भी दिखाते हैं, वहाँ भी देख लेते हैं, गुजरात में क्या हुआ, सौराष्ट्र में क्या हुआ, भावनगर में आज क्या हुआ, नेट पर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हमारे न्यूज़पेपर सौराष्ट्र समाचार भी वहाँ बैठकर पढ़ लेते हैं।
तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ जुड़े हुए हैं और यहाँ से कई लोग जाते आते रहते हैं, लंदन, इंग्लैंड, यहाँ से जाते आते रहते हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। आप तो यहाँ से जुड़े हुए हैं, हिंदी फिल्में भी वहाँ देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्नकर्ता जो है सत्यम और कक्षा 10वीं में पढ़ता है और जिला स्कूल मुंगेर, ये मुंगेर बिहार में है और जिला स्कूल सरकारी स्कूल है वहाँ पढ़ता है। तो वह प्रश्न ऐसा है उसका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये पिछड़ा हुआ इलाका है बिहार, उसका मुंगेर जिला। तो वह प्रश्न ऐसा करता है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे सब कहते हैं, ऐसा ही कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आदि सब बनना चाहते हैं। कोई वैज्ञानिक, कोई इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर कोई किसान, मजदूर, कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण तो है ना। कलाकार भी चाहिए, किसान भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए और पूरा देश उनसे ही तो चलता है, किसानों से, मजदूरों से। वे नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा। कितने हमारे पास वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उद्योगपति हो, फिर भी किसान और मजदूर नहीं रहेंगे तो देश नहीं चल पाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, ऐसे किसान मजदूर परिवार से हम। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश, हमें क्या करना चाहिए? हमें भी वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहिए या किसान मजदूर बनना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने भाई बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। देखिए कि भाई किसान है, मजदूर है, कलाकार हैं या दस्तकार या शिल्पकार हैं, वे ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है, उसे अलग नहीं कर सकते, वह जुड़े हुए राष्ट्र के साथ। राष्ट्र निर्माण में हम उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। हमें उनके सेवाओं की समान रूप से दरकार है, महत्वपूर्ण है उनकी सेवाएं। आप सभी को चाहिए कि भाई अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आप आगे बढ़ सकते, अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, नहीं तो कम अंक मिले हैं तो दूसरे क्षेत्र भी हैं आपके लिए। कोई शिक्षक बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई सीए बन सकता है, अलग अलग अपने कक्षा के अनुसार जा सकते हैं और अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ना। जो पढ़ नहीं पाते हैं वे तो ये मजदूरी करेंगे ही, वे खेती करेंगे ही, लेकिन आप वैज्ञानिक बन गए हैं तो किसान का पुत्र वैज्ञानिक बनता है, कृषि वैज्ञानिक भी बन सकता है। तो वैज्ञानिक पद्धति से, रीति से खेती करके समृद्ध भी बन सकता है। तो आप अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति कर सकते हैं, ऐसा उत्तर दिया है डॉक्टर कलाम ने। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। आपको होमवर्क में क्या करना है, सिर्फ ये लेसन को पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। होमवर्क में पठन, ये पाठ का पठन करना है, यानी पूरा लेसन पढ़ना है। और दूसरी बात, उसके जो शब्दार्थ यहाँ लिखे हैं, शब्दार्थ ये लिख लेने हैं अपनी फेयर बुक में। ओके, ये फेयर बुक पे लिखना है। ये एफ भी लिखता हूँ, इसका मतलब होता है फेयर बुक। तो ये फेयर बुक में लिख लेने हैं इसके शब्दार्थ, क्लियर। और ये लेसन को पढ़ना है, दो ही कार्य कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लेसन है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको होनी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में भी जान लेना चाहिए। उसके बारे में मैंने बताया था कि अगन पंख नाम की एक उनकी आत्मकथा है, जिसका मूल तो विंग्स ऑफ फायर इंग्लिश में लिखी गई है आत्मकथा डॉक्टर कलाम की, लेकिन उसका अनुवाद गुजराती में हुआ है, किया है गुजराती में। तो उसका नाम है अगन पंख, गुजराती में है, कहीं मिले तो पढ़ लेना चाहिए। ओके, नमस्कार।